या इसको कहते हैं एलिवेटर प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस लिफ्ट और एलिवेटर प्रॉब्लम? देखिए, आप सब लिफ्ट में चले ही होंगे, तो लिफ्ट में प्रिंसिपल क्या होता है? लिफ्ट में एक केबल लगी होती है और लिफ्ट एक ऐसी स्पेस होती है। अब क्या होता है कि केबल जब ऊपर जाएगी तो ये पूरा का पूरा डब्बा भी ऊपर जाएगा। इस डब्बे में खड़े हैं आप, तो आप भी साथ में ऊपर चले जाएंगे। लेट्स से हमारे पास जो आदमी है वो एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन। तो लिफ्ट एक सिचुएशन में रेस्ट पे है, सेकेंड सिचुएशन इज ऑल्सो देयर, that is the person is standing in the same lift, but now the lift is moving with velocity v in the upward direction. There is another situation we can extend in this only, that supposing the lift was moving in the downward direction with constant velocity v. That means lift may be moving upward or lift may be moving downward, but the lift is moving with constant velocity. Now the third situation is the lift is moving down with certain acceleration a. Now this is the cable. Next situation is that the lift is accelerating with an acceleration a in the upward direction. That the lift is accelerating with an acceleration a in the upward direction. ये डिफरेंट सिचुएशंस ले रहा हूं मैं आपके सामने। लिफ्ट रेस्ट पे है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे चल रही है, लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में नीचे चल रही है, लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है बट द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो आदमी लिफ्ट के अंदर है। नाउ देयर आर टू सॉल्यूशंस टू सच ए प्रॉब्लम। नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम हमें ये है, अगर आदमी का मास m था तो वी नो दैट उसका ट्रू वेट क्या होगा? जो ट्रू वेट w होगा दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स g। दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स g, दिस विल बी ट्रू वेट। तो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या वेट्स होंगे? क्या अलग अलग इस लिफ्ट में, इस लिफ्ट में, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या वेट्स होंगे? दोज वेट्स आर कॉल्ड अपैरेंट वेट्स। Those weights are called apparent weights. So सबसे जो पहली सिचुएशन है, जब लिफ्ट रेस्ट पे है और आदमी उसके अंदर खड़ा है, तो देखिए इस सिचुएशन में the person is in a inertial frame of reference. देखिए मैं ये जो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट मैं तब कर रहा हूँ कि I am standing in the lift and observing the person. इस प्रॉब्लम को दो ढंग से एनालाइज किया जा सकता है कि ऑब्जर्वर कैन बी स्टैंडिंग आउटसाइड द लिफ्ट एंड द ऑब्जर्वर कैन बी स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट। तो ऑब्जर्वर का प्रेजेंट होना, ऑब्जर्वर कहाँ प्रेजेंट है, उससे इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा खासा रिलेशन है। क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिग्निफिकेंस तभी है जब जो हमारा ऑब्जर्वर है ही स्टैंड्स। जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ स्टैंड करता है? ऑब्जर्वर स्टैंड्स इन दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर इस समय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है तो व्हाट ही इज ऑब्जर्विंग दैट द पर्सन वेट mg is acting on the machine and the machine is giving a reaction r in the upward direction. ये जो रिएक्शन r मिल रहा है मशीन से आदमी को, ये जो रिएक्शन है that will be equal to weight, और ये reaction is nothing, it is same thing as saying that this is reading of this particular weighing machine. So ये जो weight आया, ये जो reaction आया, this is reading of the machine, this is equal to true reading only, क्योंकि आदमी का true weight क्या है? mg। तो ये जो apparent weight आपने नापा that is also equal to mg. So इस केस में true weight is equal to apparent weight when the person is standing in a lift which is in a state of rest. This was case 1. अगर आदमी 40 किलो का है
तो उसका वेट 400 न्यूटन ही आएगा इन द फर्स्ट सिचुएशन। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड सिचुएशन, जिसमें कि लिफ्ट या तो अपवर्ड चल रही है v वेलोसिटी से या वो लिफ्ट डाउनवर्ड चल रही है। अब इस केस में हमारा ऑब्जर्वर फिर दोबारा से लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इस समय, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चलने वाले फ्रेम्स या रेस्ट पे, अर्थ पे रेस्ट पे होने वाले फ्रेम्स, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो लिफ्ट में आदमी जो है वो इस समय भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ऑब्जर्वर हमारा, observer is standing inside the lift, observer is there inside the lift, so he is observing the person and the person is in a inertial frame of reference। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आदमी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और रीडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है। जो चाहे लिफ्ट अपवर्ड चले विद वेलोसिटी v, चाहे लिफ्ट चले डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v, there is no relationship in both the situations, the situation is the same। that means there will not be any change of weight, the reading will be again true because there is no inertial force that is present on the person, so the reading will be true reading only। that means this, in the second case the weighing machine will weigh mg। जो आदमी का वेट दिखाएगी weighing machine वो क्या दिखाएगी, ट्रू वेट दिखाएगी, क्योंकि अभी भी जो आदमी था वो किस में था, he was standing in a inertial frame of reference only, constant velocity frame of reference था, inertial frame of reference में ही था। Now third part of the problem we will discuss। इस particular situation में क्या है कि the lift is accelerating with an acceleration a in the downward direction। lift जो है वो a acceleration से जा रही है और कैसे जा रही है, downward direction में जा रही है। तो इस particular situation में अगर जो observer जो अंदर खड़े हुए उस आदमी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका क्या निकालना है, हमने वेट निकालना है कि उसका वेट उस समय पे क्या होगा, उसके लिए अंदर खड़े हुए आदमी के लिए ही इज नाउ इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो भी चीजें लिफ्ट के अंदर होंगी उन पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स, यानी देयर विल बी ए इनर्शियल फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द लिफ्ट। सो ये पर्सन का भार, इस आदमी का भार mg will act in the downward direction। इस आदमी का भार mg will be acting in the downward direction। the reaction due to weighing machine will be r and that will be acting in the upward direction। तो इसके अलावा क्या कुछ और होगा, ये r इस r के बराबर नहीं होगा। this r I will name as r dash। this r dash is what, this is reading of this weighing machine। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखिए देयर विल बी सूडो फोर्स बिकॉज द पर्सन ऑफ मास m is now in a accelerated frame of reference and that accelerated frame of reference is moving in the downward direction with an acceleration a, so there will be a pseudo force or an imaginary force or an inertial force that will be acting on the person। ये inertial force कैसे act करेगी, in the upward direction। ये upward direction में inertial force कितनी हो जाएगी, that will be equal to m into a, mass into acceleration। so आप देखिए अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन की इक्वेशन मैं इन दोनों सिचुएशंस को रब करके लिखूंगा। now the person is in equilibrium, that means the net upward force is equal to net downward force। कोई आदमी लिफ्ट में उड़ तो रहा नहीं, उसकी नेट फोर्स जो उस पे लग रही है वो बैलेंस है, उसका वेट इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन एंड द सूडो फोर्स। तो दैट मींस r डैश प्लस ma is equal to mg। so r dash is equal to mg minus ma, r dash is equal to mg minus ma। सो ये देखिए ये जो रीडिंग आई इस बारी वो क्या है, ट्रू वेट में से कुछ घटा रहे हो आप, ट्रू वेट में से कुछ घटा रहे हो, तो इसका मतलब है यदि आदमी 40 किलो का था तो उसका ट्रू भार, असल भार तो 400 न्यूटन था, अब 400 न्यूटन नहीं आएगा, अब कुछ फर्क आएगा। मान लो लिफ्ट चल रही थी 10, मान लो लिफ्ट चल रही थी विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सपोज द लिफ्ट वाज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो अब देखिए उसका वेट अगर 40 किलो का आदमी था, मास उसका 40 किलो था आदमी का, तो जी यदि आप 10 लेते हो, तो इन दिस पर्टिकुलर केस 400 minus 40 into 2, 80. That means now the weighing machine will give a reading 320 newtons. Weighing machine अब 320 न्यूटन की रीडिंग देगा. What does this mean? What does this mean? This means that the person's weight has decreased. तो लिफ्ट यदि नीचे जा रही है एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन से, तो आदमी का भार कम हो जाता है, आदमी का वेट कम हो जाता है, मास वही रहता है, मास तो फिक्स्ड है. Now next situation is that the lift is accelerating with an acceleration a in the upward direction. लिफ्ट a एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. अब इसका एनालिसिस करते हैं, इसका फोर्स एनालिसिस. तो आप देखिए अगर एक ऑब्जर्वर जो अंदर खड़ा है इस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज़ दिस इज आल्सो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अगर एक आदमी अंदर खड़ा होकर इस आदमी को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका भार mg मशीन पे पड़ रहा है. नाउ द रिएक्शन is, let's say, r double dash. Now there will be a pseudo force or a inertial force acting on the person in a direction opposite to the acceleration of the lift. Pseudo force अब कैसे एक्ट करेगी आदमी पे? That will be equal to mass into the acceleration of the accelerated frame of reference, that is ma in the downward direction. तो आप देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में R, क्योंकि आदमी में नेट फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg प्लस ma. R डबल डैश इज इक्वल टू mg प्लस ma. ये क्या है, रीडिंग है किसकी, स्केल की. ये रीडिंग, ये जो रीडिंग है, दिस इज, वी से दिस इज आल्सो अपैरेंट वेट. Now this apparent weight is equal to true weight plus something. इसका मतलब क्या हुआ, आदमी का वेट बढ़ गया, तो there is a increase in weight. So आदमी का भार बढ़ जाता है यदि लिफ्ट कैसे एक्सेलरेट कर रही हो, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है. Same problem you can see if the acceleration of the lift was 2 and the person is of 40 kg, then in this particular situation the reading of the weighing machine will be equal to 400 plus 40 into 2. यानी कि 400 न्यूटन का आदमी 480 न्यूटन वे करेगा जब लिफ्ट कैसे चल रही हो, इट इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ द लिफ्ट आर्टिकल कैन बी एक्सटेंडेड टू ए फ्री फॉल. सपोज कीजिए लिफ्ट का केबल ही टूट जाता है, तो क्या होगा, लिफ्ट फ्री फॉल में आ गई. जैसे ये पेन गिरूंगा तो ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिर जाएगा, तो ये फ्री फॉल है. सो अगर लिफ्ट का केबल टूट गया और आदमी अंदर है, नाउ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पर्सन, वी वांट टू डिस्कस दैट, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ए फ्री फॉल. तो ये देखिए लिफ्ट जो है उसका केबल टूट गया, यहां से ये टूट गया, the cable has broken, so the person, now the lift will fall with an acceleration equal to g, acceleration equal to g, that is acceleration due to gravity. So the mass of the person is m. Now the weight of the person is mg. The reaction is, let's say, r bar, we say r bar is the reaction. Now pseudo force will be equal to m into g only. एक आदमी जो अंदर ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये आदमी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और इसकी एक्सेलरेशन इस समय ग्रेविटी की एक्सेलरेशन के बराबर है, तो इसका मतलब इसमें सूडो फोर्स रहेगी mg in the upward direction. So r dash will be equal to, अब इस केस में r dash r bar plus mg is equal to mg. That means that the apparent weight is 0. इसका मतलब क्या हुआ,
अपैरेंट वेट 0 हो गया, तो आदमी वेइंग मशीन 0 रीडिंग दिखाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी इस सिचुएशन में उड़ेगा। जो एस्ट्रोनॉट्स, जो सैटेलाइट्स जो बाहर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है इस तरह के लिफ्ट्स में। फ्री फॉल में के दौरान क्या होता है कि देयर इज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब अपैरेंट स्टेट ऑफ वेटलेसनेस इज क्रिएटेड। कौन सी स्टेट कंटेन हो जाती है? वेटलेसनेस की स्टेट। अगर ग्रेविटी ना हो किसी जगह पे तो वहां पे वेटलेस होती है चीजें, बिकॉज देयर इज नो अट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा ग्रह है जहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो पर्सन विल बी फ्लोटिंग देयर बिकॉज देयर इज नो नथिंग व्हिच विल ब्रिंग इट डाउन। तो एस्ट्रोनॉट्स को जब स्पेस में भेजा जाता है तो पहले इस तरह की ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो वेटलेसनेस में एडजस्ट हो सके, बिकॉज एवरीथिंग विल बी फ्लाइंग। इवन इफ यू आर वांटिंग टू हैव ए कप ऑफ टी, that cup of tea will be flying because it is weightless. The state is weightlessness. So this is the state, और इस केस में apparent weight comes out to be 0. So ये different situations हमने की lift based articles की. Now this was the lift problem which was based upon pseudo force. Now we will discuss very important concepts, very important problems, and these problems are popularly known as rope, mass and pulley problems. For all applications that we are going to discuss here, the rope we will take, ऐसी रस्सी लेंगे जो कि कैसी है? मासलेस। क्या मासलेस रस्सी किसी ने देखी? दुनिया में कोई चीज मासलेस नहीं है, लेकिन इसका मास नेग्लिजिबल है, सो वी से इट इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल से मतलब है ऐसा है कि किसी रस्सी पे बाहर पड़ेगा तो खींचेगी खींचेगी, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज आएगा, लेकिन लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, इसलिए वी से दैट द गिवन रोप इज इनएक्सटेंसिबल। तो जो पुली लेंगे आप, पुली, अगर किसी को कुएं से पानी निकालने का एक्सपीरियंस हो तो पुली जो होता है वो इस तरह का एक व्हील होता है और उसमें ग्रूव होते हैं और यहाँ रस्सी लगा देते हैं आप और इसको पुल करते हैं, यहाँ आपकी बाल्टी लटकी रहती है। तो आप ये भी जानते हैं कि ये जो पुली होता है ये मासलेस नहीं हो सकता, लेकिन इसका मास भी हम लोग अपनी कैलकुलेशंस में नेग्लिजिबल लेंगे। तो मास, so we say that this is a massless pulley. We say that this is a massless pulley. और masses attached रहेंगे इन रस्सियों के साथ, पुलियों के साथ in different situations. तो इसको स्टार्ट करने से पहले we will just discuss what is tension in a rope. What is tension in a rope? इन रोप, देखिए मैं टेंशन की बात कर रहा हूं, और वो टेंशन में धागे में बात कर रहा हूं। तो एक धागा है मेरे पास, इस धागे के साथ मैंने एक मास लटका दिया। अब आपको पता है द रोप इज मासलेस, तो जो मास धागे के साथ लटका हुआ है उस पे उसका वेट एक्ट करेगा ऐसे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे एक्ट करेगी mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और क्योंकि ये वेट धागे को खींचेगा तो धागे में टेंडेंसी होगी स्ट्रेच होने की। अब धागे की टेंडेंसी स्ट्रेच होने की होगी तो देखिए धागे के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है दिस इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर धागे के दे आर स्ट्रेच्ड, और लेकिन दुनिया की हर एक चीज अपनी शेप, ओरिजिनल शेप रिगेन करना चाहती है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करना चाहेंगे? धागे को वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन करवाना चाहेंगे। तो यानी कि इस तरह से दोनों साइडों से द फोर्स विल सेट अप। तो ये फोर्स जो सेटअप हुई धागे में दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, इसको टेंशन फोर्स कहते हैं। ये टेंशन टी
जो मास पे है वो टेंशन टी ऐसे एक्ट करेगी और यहाँ पे धागे में टेंशन टी इस तरह से एक्ट करेगी। ये जो टेंशन है ये किस वजह से पैदा हुई? जब भी धागे पे कोई फोर्स लगती है तभी धागे में टेंशन क्रिएट होती है। अदरवाइज द स्ट्रिंग विल बी स्लैक। स्लैक स्ट्रिंग मींस दैट इट इज नॉट एक्सटेंडेड, उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। स्लैक, नो फोर्स acts on string or we say rope, Now जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, rope, pulley और mass, we have discussed now tension in a string. Now when we discuss the problems on string, pulley and mass systems, in that situation we are to decide सिस्टम कि सिस्टम क्या होगा। देखिए सिस्टम की खासियत यह है कि एक धागा अगर दो मासेस को कनेक्ट कर रहा है तो दोनों मास सेम एक्सेलरेशन चलेंगे, बिकॉज द रोप इज इटसेल्फ मासलेस। जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, वो कैसा है? बिना मास का है। और जितनी भी एंटिटीज, जितने भी मासेस कनेक्टेड मासेस which travel with the same acceleration are called they constitute one single system. So as we go on we will be discussing what is a system. इसमें बीच में प्रॉब्लम्स में आपके साथ सिस्टम डिस्कस करूंगा और कैसे उनकी एक्सेलरेशन है और क्या क्या हमें पैरामीटर्स निकालने होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बड़ी सिंपल सिस्टम लूंगा, दैट इज वी आर हैविंग ए स्मूथ प्लेन। हमारे पास एक स्मूथ प्लेन है इस तरह से और इस पर यहां पर एक मासलेस पुली लगा हुआ है और यहां पे मास m1 लटका हुआ है और ये फ्रिक्शनलेस प्लेन पे दूसरा मास m2 रेस्ट कर रहा है। दोनों धागे से कनेक्टेड है और धागा जो है वो पुली से गुजर रहा है। अब ये देखिए बहुत आम सा ऑब्जर्वेशन है। इसमें क्या होगा कि इसका भार नीचे एक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन, ये वाला मास नीचे जाएगा, ये वाला आगे जाएगा। क्योंकि दोनों एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जितना इसको एक्सेलरेशन होगा, जितना m1 मास का एक्सेलरेशन होगा उतना ही m2 मास का एक्सेलरेशन होगा। तो m1 m2 दिस रोप एंड दिस पुली, दिस फॉर्म्स वन सिंगल सिस्टम बिकॉज the acceleration of the two masses is the same. तो अब देखिए जब हमने इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करना हो तो हमसे मान लीजिए इस तरह का हमें दे रखा कि दो बॉडीज है, मास m1 और m2, और आप निकालिए टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेट the acceleration of the system. We want to calculate these two particular things, the tension in the string and the acceleration in the system. So अगर आप टेंशन और एक्सेलरेशन सिस्टम में की निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास रूल ये है कि हमने सिस्टम तो डिसाइड कर लिया, अब उस सिस्टम की एंटिटीज को निकाल के उनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। What is a free body diagram? एक सिस्टम से एक एंटिटी निकाली, एक कंपोनेंट निकाला सिस्टम, ये जैसे ये सिस्टम है m1 और m2 और ये पुली और स्ट्रिंग सिस्टम है, तो हमने क्या करा, हमने एक कंपोनेंट निकाल लिया, m1 इज कंपोनेंट, m2 इज कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, तो m1 को बाहर निकाल लिया और उस पे देख लिया कि क्या क्या फोर्सेस उस पे एक्ट कर रही हैं। लेट्स से इस सिस्टम की एक्सेलरेशन है a, तो एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड होगी और इसकी एक्सेलरेशन a ऐसे होगी। अब वेट m1g इज एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो टेंशन कैसे होगी धागे में, फिर ऐसे। ये टेंशन इस मास पे कैसे एक्ट करेगी, ऐसे, क्योंकि अगर टेंशन T ऐसे एक्ट करेगी तभी आगे चलेगा और इस टेंशन फोर्स का रिएक्शन आएगा ना इस पे, तो रिएक्शन कैसा होगा, T ऐसे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम मास m1 का, यानी m1 को आप सेपरेट कर लीजिए। हमने क्या निकालना है, T और A, we want to calculate
द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन। सो आप मास m1 को सेपरेट कर लीजिए। नाउ वेट, ये फोर्स वेट के बराबर है, दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। द टेंशन T इज लाइक दिस, और जो सिस्टम की जो इसकी मास की एक्सेलरेशन है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो m1g, अभी हम इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, वी हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m1। अब m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। m2 का भार, m2g एक्टिंग ऑन दिस रेस्टिंग फ्लोर, जिस पे ये रेस्ट कर रहा है, जिस बेस पे रेस्ट कर रहा है, और टेंशन और रिएक्शन कैसा होगा, r इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन कैसे एक्ट करेगी इस पे, T ऐसे, और इसकी एक्सेलरेशन भी कैसे है ऐसे। देखो ये r और m2g तो बैलेंस कर जाएंगे, r और m2g तो बैलेंस कर गए, तो इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स कहाँ है, अनबैलेंस्ड फोर्स टेंशन है, जो कि क्या करवा रही है, एक्सेलरेशन करवा रही है। ये सेकंड स्टेप है, आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम क्या कहते हैं कि नेट फोर्स, जो भी नेट फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट पे, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए m1 की अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें, m1 की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें, तो m1 पे एक फोर्स है डाउनवर्ड m1g और एक फोर्स है अपवर्ड दैट इज टेंशन। इसकी एक्सेलरेशन कैसे है, नेट एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ m1g। इसका मतलब नेट फोर्स कैसी है इस पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो नेट फोर्स किसके बराबर होगी, m1g माइनस टेंशन इज द नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, m1 into acceleration। m1g minus tension is equal to m1 into acceleration। now इसकी इक्वेशन आप मोशन लिखेंगे। देखिए मोशन हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन हो रही है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण हो रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी जितना ये फ्लोर को दबा रहा है, फ्लोर भी उसको उतना ही रिएक्शन दे रहा है, तो रिएक्शन और वेट बैलेंस्ड है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारे मास के ऊपर जीरो है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, दैट इज टेंशन T, और ये टेंशन T किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू m2 into एक्सेलरेशन। अब ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। नाउ वी विल सॉल्व दीस टू इक्वेशंस टू फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। वी कैन सॉल्व दीस टू पर्टिकुलर इक्वेशंस टू फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों इक्वेशंस को यू एलिमिनेट T एंड देन कैलकुलेट A एंड देन यू एलिमिनेट, देन यू सॉल्व फॉर A, देन यू सॉल्व फॉर T आफ्टर दैट। तो इनको क्या कर दो, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे बेटा तो टेंशन कैंसिल, m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे, m1g अपॉन m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2। नाउ देखिए बेटे टेंशन T किसके बराबर है, टेंशन T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m2 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो, वो क्या हो जाएगी, m1 m2 g होल अपॉन क्या जी बेटे, m1 प्लस m2। तो ये टेंशन, ये आ गई एक्सेलरेशन, और बेटे ये आ गई टेंशन। ना ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है कि पहले आप सिस्टम सोचोगे, फिर उसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, उसके बाद दो इक्वेशनें लिखोगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन और टेंशन निकालोगे। इसका शॉर्टकट भी है जो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, उसका शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बहुत आसान है। देखो नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे, m1g है खींचने वाली फोर्स, तो m1g नेट फोर्स है सिस्टम की, जो कि m1 और m2 को दोनों को चला रही है, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो आप क्या करो, m1g इज नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स किसको खींच रही है, m1 और m2 को, तो नेट मास कितना हो गया इनटू एक्सेलरेशन। तो सीधी एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटे, m1g होल अपॉन क्या, m1 प्लस m2। टेंशन निकाल लियो, किसी एक इक्वेशन से निकाल लो, T इज इक्वल टू m1 m2a है, तो टेंशन यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाली वहां पुट कर दो, आपके पास टेंशन फिर दोबारा से यही आ जाएगी पहले आई थी। ठीक है, तो अब देखिए ये तो इसका शॉर्टकट है। अब देखो बेटे इस पे एक सिंपल प्रॉब्लम लूंगा और आपको शॉर्टकट से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि झटपट कैसे सॉल्व हो जाती है। अब हमारे पास ऐसा है, ये पुल्ली और ये मास लटक रहा है, ये मास 5 किलो का है, और यहाँ पे 10 किलो का मास
ठीक है, हमने क्या निकालना है, टेंशन और एक्सेलरेशन। तो जी को आप 50 ले सकते हो, जी को क्या ले सकते हो 50, सॉरी जी को क्या ले सकते हो 10, जी कैन बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो बेटे ये 5 किलो का मास है, 5 जी का वेट हो गया, कितना हो गया 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दैट इज 5 इंटू 10, यानी 50 न्यूटन की नेट फोर्स होगी। ये 50 न्यूटन की नेट फोर्स बराबर होगी किसके 10 प्लस 5 इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये 50 न्यूटन किसको खींच रहा है 10 और 5 को, तो कितना हो गया एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे 50/15, 50/15 कितनी हो जाएगी बेटे, टेंशन निकालनी है, ये टेंशन फोर्स किसको खींच रही है 10 वाले को, कितनी एक्सेलरेशन से 10/3 से, तो टेंशन कितनी होगी बेटे, टेंशन विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10/3, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 100/3 न्यूटन्स, दिस इज इक्वल टू 100/3 न्यूटन्स। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल किया और इस पे इसका शॉर्टकट भी कर लिया साथ में। अब we will discuss another situation in which motion is under gravity. We will discuss such a pulley mass system. उस जो पहला एग्जांपल किया उसमें एक का ही वेट इन्वॉल्व था, इसमें दोनों का वेट इन्वॉल्व होगा। देखिए हमारे पास कोई इस तरह से सीलिंग है, इस सीलिंग पे एक ऐसे पुली लटक रहा है, इस पुली के जरिए दो मास लटक रहे हैं, एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। अब ये बड़ी आम सी बात है, हमने धागा ऐसे लटका रखा है, ठीक है जी, और क्या होगा कि भी एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, दोनों साइडों में लटके हुए हैं। आपको पता है जो जिसका भार ज्यादा होगा उस साइड को वो वाला मास नीचे चलने लग जाएगा, दूसरा मास उठने लग जाएगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन है। सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, तो क्या होगा इसका वेट ज्यादा हो गया क्योंकि जी तो दोनों पे एक्ट कर रही है, तो इसका वेट ज्यादा हो गया, ये क्या होगा ये नीचे जाएगा और ये भार ऊपर उठ जाएगा, ठीक है जी। तो हमने निकालना है कि दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी और टेंशन क्या होगी। पहली तो बात ये है जितनी एक्सेलरेशन से m1 नीचे जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से m2 ऊपर जाएगा। तो लेट अस से द एक्सेलरेशन ऑफ m1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज a एंड m2, तो m2 की एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी a हो जाएगी। अब इस पे टेंशन T ऐसे एक्ट करेगी और टेंशन T पुली पे यहाँ यूं एक्ट करेगी, यहाँ पे भी ऐसे एक्ट करेगी और इस पे टेंशन T ऐसे होगी, अगेन टेंशन T विल बी लाइक दिस। तो अब देखिए अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और पहले इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के वक्त क्या करोगे आप m1 को अलग ले आओगे बाहर, m1 पे फोर्सेस देखोगे, इसका बाहर m1 जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में और इसकी एक्सेलरेशन नेट कैसे है डाउनवर्ड। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा m1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1 इनटू एक्सेलरेशन। अब दूसरी वाली मास m2 ले लो, ये लीजिए मास m2। अब मास m2 पे टेंशन T कैसे है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसका मास m2 का भार कैसे है m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन कैसी है अपवर्ड। इसका मतलब टेंशन ज्यादा है, टेंशन फोर्स अपवर्ड फोर्स ज्यादा है और डाउनवर्ड फोर्स कम है। तो T माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इनटू एक्सेलरेशन। आप क्या करोगे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, क्योंकि हमने टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगी टेंशन हट जाएगी, तो क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 इनटू g इज इक्वल टू so acceleration becomes m1 minus
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल अपॉन m के 5 सेकंड वाले डिस्टेंस के बराबर है। तो देखिए जो शुरू में 5 सेकंड में स्टोन डिस्टेंस कवर कर रहा है वही लास्ट सेकंड के डिस्टेंस के बराबर है। तो शुरू के 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड है और u 0 है। तो बेटे इसमें सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा देंगे, s इज इक्वल टू हाफ gt²। इससे क्या निकाल लेंगे, शुरू के 5 सेकंड का डिस्टेंस। बेटा शुरू के 5 सेकंड का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हाफ इंटू जी कितना है 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है बेटे 5 तो 25, यानी ये कितना आ गया, शुरू के 5 सेकंड में स्टोन 125 मीटर चलता है, 125 मीटर चलता है। अब अखीरले सेकंड में, मोशन के अखीरले सेकंड में भी वो 125 मीटर चलेगा। वी डोंट नो अखीरला सेकंड क्या है, तो वी कंसीडर n एज दी लास्ट सेकंड। तो लास्ट सेकंड में देखिए क्या हो जाएगा, 125 विल बी इक्वल टू a/2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u वाला फैक्टर 0 हो गया, a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो बेटे यहां से क्या करोगे आप, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। हमने क्या निकालना है, द स्टोन रिमेन्स इन द एयर। तो n जितना निकलेगा उतने ही टाइम के लिए स्टोन एयर में रहा। तो यहां से देखो बेटा 125 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2n माइनस 1, ये कितना आ गया 5 आ गया, ये कितना हो गया 5 2 10, 5 5 25, दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो 2n इज 26, यानी कि दिस इंप्लाइज n इज 13 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो स्टोन है वो 13 सेकेंड्स के लिए एयर में रहा, क्योंकि 13वां सेकेंड लास्ट सेकेंड है। नेक्स्ट आंसर क्या बना बेटा, इसका आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, question number 107, a body falling from a high minaret travels 40 meters in the last 2 seconds of its fall to the ground. Height of the minaret is, so देखिए बेटे हमें उसने ये बता रखा है इस क्वेश्चन में कि बॉडी जो है वो 40 मीटर हाई बिल्डिंग से गिर रही है और लास्ट 2 सेकंड्स में 40 मीटर चल रही है, और हमने क्या निकालनी है, मिनरेट की हाइट निकालनी है। सो लास्ट 2 सेकंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 मीटर। नाउ we wish to find out height of the minaret. Let us say height is h. Now देखिए अब मान लीजिए कि बॉडी को पूरा टाइम लगता है t लगता है। तो अब नाउ जो टाइम टोटल हाइट है h, that will be equal to half gt². This becomes the first equation. अब बेटे अगर मैं ये कहूं कि लास्ट के 2 सेकंड छोड़ दिए जाएं तो बॉडी कितना चलेगी, h डैश, वी डोंट नो दिस डिस्टेंस, ठीक है जी, h डैश विल बी इक्वल टू हाफ g इंटू कितना t माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज वो चल तो रेस्ट से ही रही है। अब हमने 2 सेकंड कम कर दिए, अखीरले 2 सेकंड, तो यहां डिस्टेंस कौन सा हो गया, h डैश। अब बेटा देखो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये टोटल बिल्डिंग की हाइट है h, बिल्डिंग की हाइट जो है वो h है, और हमने ये कौन सा डिस्टेंस लिखा है, h डैश डिस्टेंस 2 सेकंड का छोड़ के। ये कितना है बेटे, लास्ट का डिस्टेंस 40, तो यानी कि ये कुल डिस्टेंस है h और इतना डिस्टेंस है 40। तो h डैश कितना हो गया बेटे, h माइनस 40, कैन आई राइट ओवर हियर h माइनस 40। तो अब बेटा क्या करो, यहां पे अब 2 अननोन्स हो गए, एक तो h और एक t। तो आप क्या करो, यहां पे h की जगह पे, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसमें से h की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ gt² माइनस 40 बेटा
दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या चीज बेटे 4t। अब यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस क्या चीज बेटे 2g माइनस 2gt माइनस 2gt। ये देख रहे हैं बेटे हाफ जी इंटू माइनस 4t, तो 2 से 2 कैंसल, तो माइनस 2gt। आप देखिए बेटा हाफ जी टी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, आपके पास क्या आ गया माइनस 40 इज इक्वल टू 2g कितना हो गया बेटा 20 माइनस 20t। तो यहां से 20t किसके बराबर आ गया बेटा 20 प्लस 40 60, तो t कितना आ गया 3 सेकेंड्स। यानी कि कुल समय जो उस बॉडी को बॉटम पे पहुंचने में लग रहा है वो कितना लग रहा है 3 सेकेंड्स का। तो बेटा h निकाल सकते हैं हम h ही हमसे पूछा उसने, हाइट ऑफ द मिनरेट हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9, सो दैट इज हाउ मच 45 मीटर। तो आंसर देखेंगे बेटा, आंसर चेक करेंगे 107 का बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे 45। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 108th क्वेश्चन। A wheel is rolling along the ground with a speed of 2 meters per second. The magnitude of the velocity of the points at the extremities of the horizontal diameter of the wheel is equal to। देखिए बेटा ये कह रहा है कि एक व्हील है और वो रोल कर रहा है, ये व्हील है और ये चल रहा है बेटा रोल कर रहा है। तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो बेटा इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी ऐसे होगी, और उसने हमें लीनियर स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। सो देखिए इस किसी भी पॉइंट पे डायमेट्रिकल पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 109th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and has an acceleration of 2 meter per second square in 10 seconds. After that, it travels for 30 seconds with constant speed and then undergoes retardation of 4 meter per second square and comes to rest. The total distance traveled by the particle is। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बेटा इसमें क्या करना है, हमने पहले हमें क्या कह रखा है कि रेस्ट से शुरू करता है और एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉर 10 सेकेंड्स। तो हमने उसका टोटल डिस्टेंस निकालना है, पार्टिकल कितना चला, पहले वो एक्सेलरेट किया, फिर उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी चला, उसके बाद फिर बेटा रिटार्ड किया। तो हमने ये पता करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। तो पहले जब वो एक्सेलरेट किया है तो वो डिस्टेंस कितना चलेगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली u 0 है, क्योंकि रेस्ट से शुरू किया उसने एक्सेलरेट करना। तो बेटा हाफ ए कितना हो जाएगा, a इज 2 इंटू 100 कितना हो गया बेटा 100 मीटर। तो शुरुआत में 100 मीटर चला, उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। अब 30 सेकंड्स के लिए जब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो उसने वेलोसिटी जो एक्वायर की होगी पहले 10 सेकंड में वो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमें। तो v बेटा किसके बराबर है, u प्लस ए टी के बराबर। तो v जो है दैट इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है शुरुआत में 2 इंटू 10, ये कितनी आगे बेटे 20। इतनी वेलोसिटी उसने एक्वायर की और इतनी वेलोसिटी से वो कांस्टेंट ही चल रहा है कितने टाइम के लिए बेटा 30 सेकंड्स के लिए। तो सेकंड जब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 20 इंटू क्या चीज 30, 20 इंटू 30 कितना हो गया ये 600 मीटर। अब लास्टली क्या हो रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है, कितनी रिटार्डेशन रेट क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेस्ट पे आ रहा है। तो अब हमने डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो चला।
तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी तो उसकी कितनी रहेगी, वेलोसिटी विल बी 20 ओनली, तो देखिए 0 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। ये थर्ड डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसको s3 बोल दूंगा बेटा मैं। तो यहां से आप देखिए ये कितना हो जाएगा 400, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल बाई 8, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 600 प्लस 100 700 प्लस 50, तो कितना आ गया 750। आंसर है बेटे हमारे पास, यस आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 110th क्वेश्चन। A point P, consider at a contact point of a wheel on ground which rolls on ground without slipping. Then value of displacement of point P when wheel completes half revolution, half of rotation is। रेडियस व्हील का हमें 1 मीटर दे रखा है। देखो बेटे एक पहिया है, ये पहिया बना दिया मैंने, इसके साथ कोई कांटेक्ट पॉइंट है P और ये पहिया इस जमीन पे रोल कर रहा है। नाउ जब ये बेटा रोल करके आधी रेवोल्यूशन चलता है, हाफ ए रेवोल्यूशन, तो पॉइंट P कहां पहुंच जाएगा, आधी रेवोल्यूशन बाद पॉइंट P यहां पहुंच गया। हॉरिजॉन्टली राजा कितना डिस्टेंस चला, ये हॉरिजॉन्टली चला बेटे पाई इंटू आर, तो यानी कि पाई चला हॉरिजॉन्टली। हमें पॉइंट P की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। पॉइंट P की डिस्प्लेसमेंट मतलब बेटा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, रेडियस हमें 1 मीटर दे रखा है, ये डायमीटर है, ये कितना हो जाएगा 2। आपको कौन सी लेंथ निकालनी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी पॉइंट P की, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ क्या चीज, पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, इतने दीज मैनी मीटर्स। तो आंसर है हमारे पास, आंसर देखिए बेटा आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 111 क्वेश्चन। A ship travels downstream from point A to B in 2 hours and upstream in 3 hours. Then the time that it will take a log of wood to cover the distance from point A to point B. So देखो बेटे ऐसा है कि एक A से B तक शिप जो है वो डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल करती है कितना 2 आवर्स में डिस्टेंस। तो लेट्स अस से डिस्टेंस जो शिप कवर कर रही है वो s, स्पीड ऑफ बोट v, और जो पानी की फ्लो है उसकी स्पीड u है। तो बेटे जब वो डाउनस्ट्रीम चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी v प्लस यू, क्योंकि बहाव उसको सपोर्ट करेगा। तो जो उसकी वेलोसिटी है उसकी बहाव की वेलोसिटी उसको सपोर्ट करेगी, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है बेटे, टाइम उसने दे रखा हमें 2 आवर्स। अच्छा अपस्ट्रीम के लिए क्या है v माइनस यू, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है बेटा अपस्ट्रीम का 3 आवर्स। नाउ ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब वो हमसे क्या पूछता है कि अगर एक लॉग ऑफ वुड ए से बी तक कितने टाइम में कवर करेगा। देखो अगर आपने एक लॉग ऑफ वुड छोड़ा है तो उसकी अपनी वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, बोट की अपनी वेलोसिटी होती है, तो उसकी अपनी वेलोसिटी क्या होगी सिर्फ u। सो आप क्या कीजिए इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में u निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ s। तो u निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, v को एलिमिनेट कर देंगे, v गया 2u इज इक्वल टू s/2 माइनस s/3। तो ये इसका मतलब क्या हुआ बेटे 2u इज इक्वल टू, ये एलसीएम 6 आ गया और 3 माइनस 2 s/6, तो u आ गया कितना बेटे s/12। अब
हमने टाइम निकालना है, जब ये लॉग ऑफ वुड ए टू बी जाएगा तो वो इस स्पीड से जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये कितना हो गया, s ओवर बेटे s बाई 12। कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो इसका मतलब है यदि एक ब्लॉक हमारे पास ए टू बी जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उसको लगे टाइम 12 सेकेंड्स, 12 आवर्स, बिकॉज द यूनिट इज आवर्स। तो बेटा 12 आवर्स आंसर क्या हो गया, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 16th क्वेश्चन, 112th क्वेश्चन, 112th question. A rubber ball is dropped from a height 5 meter on a plane where the acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises to a height of 1.8 meter. On bouncing, the ball loses its velocity by a factor of. So देखो बेटे, एक बॉल को 5 मीटर हाइट से गिरा गया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह बात बताई गई है कि आफ्टर रिबाउंडिंग, मतलब जब गेंद दोबारा बाउंस करती है तो वो कितनी हाइट अचीव कर लेती है, 1.8 मीटर। तो हमने पता करना है कि कितना लॉस हुआ वेलोसिटी का। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में नाउ गेंद ड्रॉप की गई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और कितनी हाइट से ड्रॉप की गई है, हाइट है बेटा 5 मीटर, तो वो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। वी सपोज द एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज a। तो आप देखिए, लेट अस से इट एक्वायर्स v वेलोसिटी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 5, यानी कि v स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 10a के। ये तो हो गया इनिशियली। अब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक की, रिबाउंड हुई, लेट अस से वो रिबाउंड हुई v डैश वेलोसिटी से, वी डोंट नो द न्यू वेलोसिटी, वी से इट इज v डैश। तो यदि वो v डैश वेलोसिटी से रिबाउंड करी है, तो अब आप देखिए वो हाइट जा रही है कितना, a1। तो अगर बेटे ये आपने लिखा, आपको पता है मास आपको 0 है, तो ये राइट हैंड साइड ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। ये वाला फैक्टर यदि 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, t1 is twice t2। t1 is twice of t2। Now last equation we are going to make for this particular mass m1। अब मास m1 के लिए हम लोग लास्ट इक्वेशन बनाएंगे बेटा, वो क्या करेंगे हम उसमें, ये देखिए ये मास m1 है बेटा, इसका वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, m1g is acting in the downward direction, tension T1 acts in the upward direction. Now this particular mass is moving with an acceleration a1 in the upward direction. So acceleration a1 से ये वाला मास upward direction में जा रहा है। अब देखो इसकी इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं बेटे, this is a simple equation, T1 minus m1g, because this is moving in the upward direction, so T1 minus m1g is equal to m1 into a1। अब बेटा ये थर्ड इक्वेशन थी, ये बन गई 4। So these are the 4 equations we have found. Now we have to solve these 4 equations in order to find T1, T2, A1, A2, in order to find T1, T2 and A1, A2। अब देखो बेटे, supposing if we want to find out A1, now देखिए अब ये पूरा मैथमेटिकल बात हो गई, पूरा मैथमेटिकल ट्रबल हो गई। Now T1 is equal to m1a1 plus m1g, T1 is equal to m1a1 plus m1g। Now what we will do is we will substitute now 2t2, so t2 is equal to t1 by 2। so यहाँ से t1 क्या आ गया बेटे, फोर्थ इक्वेशन से, from 4 T1 is equal to m1a1 plus m1g, and what is the value of, now we will substitute, we know that T1 is 2t2 from third equation, so therefore T2 is equal to T1 upon 2, T2 is equal to T1 upon 2,
सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, T1/2 विल बी m1a1 प्लस m1g होल अपॉन 2। ये आया T2। अब देखो बेटा ये T2 आ गया अपने पास, इस T2 की वैल्यू आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर इन these two equations। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मैं T2 की वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा A1 में कन्वर्ट। ये दोनों एक्सप्रेशंस बेटा A1 और A2 में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। यदि ये दोनों एक्सप्रेशंस A1 और A2 में ट्रांसफॉर्म हो गए तो दिस इज 2, ये बन जाएगी दो इक्वेशनें इन टू नोड्स A1 एंड A2, और इन्हें हम क्या करेंगे बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे फॉर A1 A2 एंड these particular equations we will solve for finding T1 and T2। तो देखिए बेटा प्रोसेस काफी लेंथी है ऑफ सॉल्विंग। तो अब देखिए इसमें प्रैक्टिकल कोई वैल्यूज आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, और इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपके सामने बना के दिखा दी हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके सामने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बेटा T1 की जो T2 की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड सॉल्व इट फॉर A1 and A2 first। You will get A1 and A2, then you solve, then you substitute the value in this particular expression, you can calculate T2 and T1 directly। Now next bit, this was one intricate problem। Another problem जो इस particular topic में हमारे पास आती है वो किस तरह की है, वो इस तरह है, देखो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे भी पड़ी हो सकती है, बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ी सपोज, now this is a inclined plane, smooth plane, that means frictionless plane, and the angle of inclination is theta। Suppose this is mass m1, this is mass m2। Now we have a system like this, we want to find out the tension and acceleration of this particular system। अब ये एक ही सिस्टम है, क्यों, एक ही धागा है, तो एक धागे में टेंशन थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, और जो एक्सेलरेशन m1 की है वही एक्सेलरेशन m2 की रहेगी, बिकॉज द स्ट्रिंग इज कंसीडर्ड टू बी इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेटे देखो व्हाट वी विल एनालाइज, ये फोर्स एनालिसिस अगर इसका करें, सपोज कीजिए कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है कि दिस इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन, सो देन अगर ये नीचे आएगा तो दिस विल मूव अप। ये हमने सपोजिशन लिया है, वो जरूरी नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों। वी कैन सपोज दिस, ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता था कि m2 नीचे आए और m1 ऊपर जाए, सो आई सपोज दिस, आई एम राइटिंग माय इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन दिस। अब आप देखिए ये बेटा m1g, इसका एनालिसिस करें तो m1g इज एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन T आगे में ऐसे आ गई, यही टेंशन T इस वाले मास पे ऐसे करेगी। अब बेटा इसका एनालिसिस देखिए, इस मास m2 का एनालिसिस ध्यान से देखिए, इसका वेट m2g एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हो इस m2g के, एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, अब बेटे वो देखो, यानी इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट लिया इसका m2g का, अब इसका ये एंगल कितना होगा, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है थीटा, कौन सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन m2g is perpendicular to this and this component which we have taken is perpendicular to this, so angle between two lines is same as angle between their perpendiculars, so this angle will also be theta, ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो इस m2g के हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक इधर कितना आ गया बेटे m2g cos ऑफ थीटा, और इधर कितना आ गया m2g sin थीटा। अब आपके पास फोर्स एनालिसिस आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप देखिए इस पे m1 पे
m1g t और इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अब आप देखिए बेटे m1g minus t is in the downward force, that is equal to m1 into acceleration. This is the equation of motion of mass m1. ये इक्वेशन है किसकी? मास m1 की मोशन की। Now second is mass m2, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाएंगे आप? t, देखिए इस पे t फोर्स डोमिनेट कर रही है, वेल m2g cos थीटा का तो क्या आएगा? सिर्फ एक रिएक्शन आएगा r like this। इसमें डोमिनेट कौन सी फोर्स कर रही है? टेंशन फोर्स इज डोमिनेटिंग बिकॉज़ टेंशन इज टेकिंग दिस ब्लॉक इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और ये m2g sin थीटा उससे कम है, तो नेट फोर्स किस तरफ हो गई? इस तरफ, और वो कितनी हो गई? t माइनस m2g sin थीटा इज इक्वल टू मास m2 into acceleration। नाउ दो इक्वेशंस बन गई, so we can solve these two equations simultaneously। ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशनों को, तो क्या जाएगा? m1 minus m2 sin theta into g is equal to m1 plus m2 into acceleration। So acceleration becomes equal to m1 minus m2 sin theta into g whole upon m1 plus m2। Now you can solve for tension also। तो टेंशन निकालने के लिए आप क्या कीजिए? You multiply this whole by m2 and you multiply whole of this by m1। अब क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब आप देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो एक्सेलरेशन तो हमने लिख ली है। नाउ वी विल बी सॉल्विंग फॉर टेंशन, तो आप इसे दोनों इक्वेशंस को रीराइट करूंगा आपके सामने। m1 m2g minus m2 into tension is equal to m1 m2 into acceleration। नेक्स्ट इसमें m1 से मल्टीप्लाई करना है हमने सारे को, तो m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या जाएगा? m1t minus m1 m2g sin theta is equal to m1 m2 into acceleration। Now subtract minus plus minus, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया? ये देखिए, ये प्लस ये हो जाएगा m1 m2g, this is common from both, into 1 plus sin theta। नाउ ये आ जाएगा माइनस m2t माइनस m1t, इसको ना हम इधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड 0 है, तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 into टेंशन, m1 प्लस m2 into टेंशन। सो यहाँ से हमारे पास टेंशन कितनी बन गई बेटे? दी टेंशन इज इक्वल टू m1 m2g into 1 plus sin theta whole upon m1 m2g into 1 plus sin theta whole upon m1 plus m2। So this becomes tension। now बेटे इसके लिए we can have जो एक्सेलरेशन हमने निकाली इक्वेशन से निकाली, वो जो टेंशन निकाली इक्वेशन से ही निकाली। now acceleration without using equation, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो without using these two equations we can directly find the acceleration। वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो? शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको फॉर ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग। अभी हम इस पे एक और प्रॉब्लम भी करेंगे इसी तरह की, जो कि एकदम से शॉर्टकट करेगी। नाउ देखो बेटे, लेट्स से we want to find out the acceleration, so acceleration will be equal to, देखो बेटे नेट फोर्स निकालो सिस्टम की। नेट फोर्स क्या होगी? m1g फोर्स बड़ी है और m2g sin थीटा उसको रोक रही है, m2g sin थीटा उसको रोक रही है और m1g बड़ी है, तो नेट फोर्स कितनी होगी बेटे? नेट फोर्स होगी m1g माइनस m2g sin थीटा, ये नेट फोर्स होगी। ये नेट फोर्स किसको एक्सेलरेट कर रही है? दोनों मासेस को, m1 और m2 को। तो एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू m1g minus m2g sin theta whole upon
m1 प्लस m2। ये देखा आपने, वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमने पहले किया था, बट दिस इज विद ए शॉर्टकट। तो m1g इंटू बेटे 1 माइनस, दिस इज इक्वल टू बेटा g इंटू m1 माइनस m2 साइन थीटा होल ओवर क्या है m1 प्लस m2। So this becomes the acceleration by a very small shortcut. Now we will take some values and we will see, we will find the acceleration and tension in a particular given system. Suppose आपको मास बेटा n1 दे रखा है let's say 8 kg. This mass is given to you as 6 kg. आपने टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी है और उसके लिए आपको ये एंगल जो दे रखा है ये 30 डिग्री का जो प्लेन बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल इज 30 डिग्री। अब आप देखिए नेट फोर्स देख लीजिए, वो क्या लगेगी 8g माइनस 6g sin 30। दिस इज द नेट फोर्स। दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बेटा मास कितना है कुल 8 and 6 14 into acceleration. So acceleration becomes equal to 80. I am taking g as 10. So this becomes 80 minus, अब sin 30 is half, 80 minus 30 upon 14. So this is equal to 50 upon 14. This is equal to 25 by 7 meter per second square. Now in order to find the acceleration, in order to we have found the acceleration, they gave only one step. Now we can find the tension by using an easier equation. Easier equation बनेगी इसकी, तो इसकी equation बना लेते हैं। ये बेटे क्या हो जाएगी 8g minus tension is equal to, now this is 8 into 25 by 7. So the tension will become equal to 80 minus, now 8 into, we will take the 7 as LCM. So this will be equal to 560 minus 8 5 is 40, 200. So 560 minus 200 will be equal to what? So the tension becomes equal to 360 by 7 Newton. So this is motion on an inclined plane, pulley and block and string mass system. Next.